हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में। दोस्तों सी सेट की इस महासीरीज में हमने अभी तक 2015, 2016 और 2017 इन तीनों क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दिया है। और इसमें हमने मैथ्स और रीजनिंग वाले पोर्शन को, इन दोनों का सॉल्यूशन किया है दोस्तों, इन दोनों का सॉल्यूशन किया है। इसके बाद हम 2018 का पेपर ले रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्लाइड पर, ये 2018 का पेपर है सी सेट का। इसमें भी हम यही करेंगे कि इसमें मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। और इससे पहले आपने अगर इस पहले आप उन वीडियो को देखिए जिसमें हमने सॉल्यूशन किया है, उसके बाद इस वीडियो को देखिए दोस्तों, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये 2018 का सी सेट का पेपर है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गई त्रिविमीय चित्र पर विचार कीजिए। ये चित्र दे रखा है और इस पर विचार करने को बोला है कि उपयुक्त चित्र में कितने त्रिभुज हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल का पूछा है, कितने इसमें त्रिभुज है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है, पाँचा, छठा, साता और आठा। इसके बाद ये 9 और ये 10। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरफ का है। अगर हम 3D है, ये 3D है चित्र, तो एक तरफ का अगर 10 है तो दूसरी तरफ के भी 10 होंगे। इसका मतलब कितने हुआ टोटल, और नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 20। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो हमने कुछ नहीं किया, फिर से बताता हूँ। हमने त्रिभुज को गिना, देखो एक त्रिभुज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये थ्री डी डायमेंशन है। तो इसमें क्या है कि इसमें 10 इधर है तो 10 दूसरी तरफ होंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया बी, 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई योग को विचार कीजिए और ऐसे दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये चिन्ह दे रखा है ना, ये वाला डॉट वाला चिन्ह दे रखा है, इसमें कौन सी संख्या फिट करें ताकि ये ऐसा ही आए। तो देखो दोस्तों, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आप एक एक को करके देख लीजिए, जल्दी होने में मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जल्दी हो जाएगा। पर हमने क्या है कि हमने सीधा 8 रख लिया। अभी थोड़ा आइडिया हो जाएगा जब आप योग करेंगे किसी संख्या का। तो हमने मान लिया 8 रख दिया, तो डॉट के स्थान पर 8 कर दिया, एक यहाँ पे तो इसका 8 हो जाएगा, 2 यहाँ पे फिर इसका 8 हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा। और इसमें योग में बोला है, पहला 8 बोला है। अब देखो योग करिए आप, जो ही पता चलेगा। 8 8 16, 8 दिया 24, 24 और 1 25, 25 और 3 28, ऐसे लगी 2। 8 8 16, 16 और 2 18, 18 1 19, 19 और 2 21। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी 8 होना चाहिए भाई। डॉट के स्थान पे तो हम 8 ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 8 होगा। देख लो आप, योग भी इतना ही आ रहा है, 218। तो हमने, आप एक एक को रखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। हमने सीधा 8 को रखा, तो 8 को रखने पर हमारा आंसर आ गया डी। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में 2-3 बार आ चुके हैं, तो आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक एक, जैसे डॉट का स्थान है ना, यहाँ पे 4 को रखो, एक बार 5 को रखो, एक बार 6 को रखो, एक बार 7 को, सॉरी जिसमें दे रखा है ऑप्शन में उसको रखो। जिसमें ऑप्शन में ये आ जाएगा, इसमें ऑप्शन में 8 आया, हमने देखा यहाँ पे डॉट के स्थान पर 8 आ जाएगा, देख लो हम जोड़ के। तो इस प्रकार इसका आ गया आंसर डी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसे बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग का। क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा दे रखी है सीरीज 8 10 15 13, इधर 6 5 7 4, इधर 4 6 8 8, इधर दे रखा 6 11 16। अब इसमें कोई आइडिया नहीं लग रहा, प्लस माइनस कुछ भी करो, कैसे करके बैठा दीजिए। तो हमने देखा एक चीज़ आ रही है इसमें, एक चीज़ क्या आ रही है दोस्तों, कि अगर हम पहली संख्या, फर्स्ट और तीसरी संख्या, इसको जोड़ दें, कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट प्लस थर्ड को जोड़ दें तो दूसरी संख्या आ जाती है, सेकंड संख्या। सॉरी, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ के सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो जो आएगी वो संख्या, वो फोर्थ वाली संख्या आ जाएगी, ये वाली संख्या आ जाएगी। कहने का मतलब है ये फोर्थ वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं हम। देखो 8 और 4 को जोड़ा, 8 प्लस 4,
इसमें फिर सेकंड को माइनस किया, 6 को माइनस किया, 8 4 12, 12 में 6 गया तो 6, और नीचे भी आ गया चौथी संख्या 6 आ गई। इसी प्रकार अगला देखो, आप देख लो, 10 और 6, 10 प्लस 6 16, 16 में से फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, बीच किस घटा देंगे, 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 11, देख लो आप 11 आ गया। इसी प्रकार 15 प्लस 8, 15 8 किया, फिर 7 माइनस किया, 15, और देखो आप 8 कितना हो जाएगा, 23, 23 में से अगर 7 घटाएंगे दोस्तों तो 16 आएगा, देख लो आप, 23 में से 7 घटाएंगे 16 आएगा, देख लो आप। इसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार अगली क्वेश्चन, अगली देखो दोस्तों, इसको भी ऐसे ही करेंगे दोस्तों, 8 13 प्लस 8 जोड़ेंगे और 4 घटाएंगे, 13 8 जोड़ा हमने तो ये आ गया 21, 21 में से 4 घटाएंगे दोस्तों, अगर 21 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 17। तो चौथी संख्या है ना ये वाली, ये 17 है, देख लो आप, 8 13 8 जोड़ा कितना आया, 21 आया, 21 में से हमने 4 घटाया, अगर 21 में से 4 घटा रहे इसका मतलब क्या है 17, तो 17 है यहाँ पे, इस प्रकार इसका आंसर आएगा ए। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है। आप यदि मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, सी सेट के, तो आपको एक बात बता दूं, आप क्वेश्चन को हल करने में टाइम नहीं लगाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वहाँ जाके आपको टाइम बहुत लगेगा और आप वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे, और जिससे आपको पेपर रह सकता है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी जितने 30-35 दिन है इसमें आप दबा के प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी जाके आपको क्वेश्चन होंगे वहाँ जाके, ऐसे नहीं होंगे दोस्तों। अभी नॉर्मल क्वेश्चन था, अगर आपको लॉजिक नहीं लग रहा है कैसे करना है तो ये क्वेश्चन नहीं होता, चाहे आप कितने भी जानते हो। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, अगर हमने एक टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं पढ़े, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे और एग्जाम में आ गए तो आप हल नहीं कर पाएंगे, वो हमारे लिए नए लगेंगे, और नई चीज़ को हल करना तुरंत एग्जाम टाइम में नहीं हो सकता पॉसिबल। इसलिए आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके। इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए, ये हो गया। तो रीजनिंग का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इनका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको विकर्णों की संख्या निकालनी हो, लिख देता हूं मैं आपको विकर्णों की अगर आपको संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला n(n-3/2)। n यहाँ पे क्या है, नंबर, मतलब कौन सा है, देखो अष्टभुज है तो n हो जाएगा यहाँ पे 8, कितनी भुजाएं जो 8-3/2, हमने जैसे किया 8 × ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, 5 चौका 20, तो उसके विकर्णों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 20, ये आंसर है। हमने कुछ नहीं किया, उनका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया कि n(n-3/2) इसका फॉर्मूला होता है। n यहाँ कितने 8, अष्टभुजन है तो 8 कर दिया हमने, 8 हमने काटा तो वो आया 20, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया 20। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ आगे क्वेश्चन आएंगे बड़े टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन इसमें आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो वो भी नहीं हो पाएंगे, पर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपके लिए टफ नहीं होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसे लेंदी बोल सकते हैं, अगर आपको मेंसुरेशन जो भी पार्ट आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये आप पे मुश्किल होगा, इसमें करने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, आपको बता देंगे, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी दो वाहनों के वेग आलेख ग्राफ दिए गए हैं। सरल रेखा ओ के पी किसी क्षण में वाहन ए की दर्शाती है। देख लो कहाँ पे ओ के, कहाँ पे के और पी, ये दर्शा रही है किसी वाहन किसको, एक के वे को, देख लो आप एक वे को दर्शा रही है। उसी प्रकार दूसरी रेखा, जबकि क्षैतिज रेखा सी के डी ये दर्शा रही है बी के वेग को, ये बी के वेग को दर्शा रही है, सही बात है। चित्र में डी वह बिंदु है, डी ये रहा, जहां पी से क्षैतिज रेखा सी के डी पर लंब है और इस पर मिलता है, ये है पी डी बराबर 1/2 LD। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पी डी एक चीज दे रखी है हमको, पी डी बराबर 1/LD ये दे रखा है। अब एक चीज बता दूं मैं आपको, क्या बता दूं, अगर एक चीज यहाँ पे ये है दोस्तों, एक चीज यहाँ पे ये है, अगर पी डी बराबर 1/LD है तो इसका मतलब क्या हुआ, पी डी जैसे ये रहा पी डी, ठीक है, और ये रिया एल डी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल डी यहाँ एक्स है तो यहाँ पर पी डी कितना होगा, x/2,
माना है हमने, तो इसका मतलब x/2। अगर एक चीज़ आपको फिर से बताता हूँ, ये बन गया भाई आयत, अगर ये x है दोस्तों, इसकी भुजा ये भी x होगी, ये तो आपको पता चली गया कन्फर्म। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, तो इसका समय क्या होगा इसका सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा। हमने मान रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ दे नहीं रखी, हम मान रहे हैं, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमको एक चीज़ दे रखी है जरूरी, PD बराबर 1/LD दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो LD है वो x मान लिया हमने, और PD है वो x/2 मान लिया, यही तो बात कही, इसका आधा ही तो बोला है। और इसमें जब फिर ये देखा हमने, तो ये बन गया आयत, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये x हो जाएगा इधर भी, ये वजह x हो जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, समय अंतराल OL में वाहन A और B की दूरी ज्ञात कीजिए। OL में तो हमने यहाँ मान लिया, यहाँ वहाँ x, सॉरी यहाँ हमने 22 समय मान लिया, ठीक है। OL में निकाल लिया ना, OL वाला, ये देखो। अब एक चीज़ आपको फिर से बताता हूँ, अगर हमको ये निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस इधर लिख देता हूँ मैं, अलग से स्लाइड खोल लेता हूँ उसके लिए, क्योंकि जब भी समझ में आएगा दोस्तों, आराम से बताएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। अलग से स्लाइड इसलिए खोल रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, समझने में। अब देखो यहाँ से निकालना है इसका, अब निकालते हैं, अब इसे निकालते हैं दोस्तों। अब हमसे पूछा है A और B की अनुपात पूछा है दूरियों का, तो हम देखो, हम एक चीज़ निकालते हैं यहाँ, डिस्टेंस ऑफ A अपॉन डिस्टेंस ऑफ B। अगर ये निकालना है तो हम एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे निकालना होगा, एक त्रिभुज बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है, OPL, O ये रहा, P ये रहा, और A ये रहा, ये बन गया त्रिभुज, देख लो आप, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे तो A का वो आ जाएगा, देखो कैसे, ये है OPL त्रिभुज है, इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया क्या होता है त्रिभुज का, 1/L/H। अब देखो 1/2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये L है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी बाई, ये देखो ये वाली, ये तो लंबाई हो जाएगी, और H कितना हो जाएगा, ये ऊंचाई, देखो ये पूरी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा इंटू, ये हो जाएगा इंटू 3x/2। अब ये 3x/2 कैसे आया, देखो एक तो x/2 प्लस x जोड़ा हमने, तो ये आ गया 2, ये आ गया x प्लस ये हो जाएगा 2x, मतलब 3x/2। ये वाला हमने दोनों को जोड़ दिया, कहने का मतलब ये जब आया यहाँ पे ये h 3x/2, ये मैंने आपको बता दिया, दोनों को जोड़ के आया है, ठीक है। आप फिर आपको समझ में ना आया कि ये कैसे आ गया, जैसे हमने किया हल इसको, तो एक चीज़ इसमें आ गई दोस्तों, ये आ गई 3xy/4, ये तो आ गई ए की दूरी, ए की डिस्टेंस आई है, ए की आगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं दोस्तों, ये एक वो बन रहा है दोस्तों, क्या बन रहा है, OCD और L, ये बन रहा है आयत, कोई आयत बन रहा है OCDL, इसका एरिया निकालेंगे हम। तो आयत का एरिया क्या होता है, L/B, और L क्या है यहाँ पे L तो है बाई, इंटू B क्या है, चौड़ाई, B इसकी हो जाएगी x, तो ये हो जाएगा x और y। ये आ गया दोस्तों B का अनुपात। अब दोनों का अनुपात रखेंगे, A/B रखा, A का मान लिया हमने 3xy/, देख लो आप, A का मान यहाँ पर आया है, मैं दूसरा कलर बताता हूँ, A का मान तो ये आ गया, तो ये रखा हमने 3x/4 अनुपात xy/, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, जब हमने इसे किया तो ये हो जाएगा 3xy अनुपात, इधर वो कर दिया क्रॉस गुणा, तो 4xy, ये दोनों हो गए, xy से xy कट गया, A/B आ गया सीधा, A/B आ गया 3/4। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया दोस्तों C, 3/4। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमसे एक चीज़ बताई गई थी कि PD बराबर होता है 1/LD के, तो PD हमने मान लिया, यहाँ पे देख लो, PD हमने मान लिया, LD मान लिया हमने x, तो PD हो गया x/2। अगर ये x है दोस्तों, तो एक चीज़ बन गई, आयत बन गया, तो इधर की भुजा भी समान होगी, तो हमने ये x मान लिया। फिर हमसे पूछा है OL में वाहन AB की दूरी क्या है, तो हमने मान लिया यहाँ पे बाई,
यही तो माना। अब फिर हमने क्या कर दिया, एक तो ये त्रिभुज बन गया इसका मतलब क्या हुआ, एक ही चाल हो गई है ना। तो एक ही चाल त्रिभुज में हो गई, एक ये हो गया, ये बी की चाल हो गई, ये हो गया आयत। इन दोनों का एरिया निकाला और एरिया निकाल के जो अनुपात आया वो ए बी का ही अनुपात आएगा। तो वो ए और बी का अनुपात आ गया, ये आ गया, हमने किया जब ये 3:4 आ गया। इसमें कोई नई बात थोड़ी थी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। बस ये है कि आपने प्रैक्टिस किया ना, आप ये मेंसुरेशन अगर आपने किए ढंग से, आपने अगर मेंसुरेशन की है क्षेत्रमति प्रश्नावली अगर आपने पढ़ी है कहीं, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको चीज़ें समझ में आएगी वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसमें बस क्या है, ट्रायंगल का एरिया पूछा है और क्या बोलते हैं आयत का एरिया, हमने अप्लाइड किया इस पर और क्वेश्चन का आंसर आ गया। यही तो था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये एसटीडी से आया, मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, रेलवे लाइन के निकट खड़े व्यक्ति को कितने टाइम पार मतलब क्रॉस करेगी। कहने का मतलब है कोई ट्रेन चल रही है, यहाँ कोई बंदा खड़ा है, अब ये चल रही है ना, ऐसे चल रही है, ठीक है, यहाँ बंदा खड़ा है तो यहाँ जब भी तो पार करेगी, यहाँ पार कर रही है मतलब पूरी ट्रेन निकल जाएगी जब भी तो पार करेगी। तो हमने मान लिया यहाँ पे 200 मीटर इसकी डिस्टेंस मान ली, डी बराबर मान लिया 200 मीटर, और एस स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने सेकंड में पार करेगी। अगर मीटर प्रति घंटा हो, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर उससे गुणा वो सॉरी सेकंड प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड निकालना हो तो इसमें हमने करना पड़ता है 5/18 का गुणा, मल्टीपल करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड करना है तो इसके लिए हम दोस्तों 5/18 का गुणा करते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो, आप कर लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन। देखो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी 40। देखो अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम का होता है D/S, यही तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डी दे रखा है यहाँ पे 200, टाइम दे रखा है यहाँ पे 40 किलोमीटर, और हमसे मीटर प्रति सेकंड में निकाला है तो 5/18 कर लो। ये गया 5 से ये गया, ये कटेगा, बचा कितना 18। तो इसका आंसर जाएगा डी, 18 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसे पार कर रही है उस व्यक्ति। हमने कुछ नहीं किया, दूरी अपॉन स्पीड किया, N2 18 5/18 से किया, 5/18 से इसलिए किया क्योंकि हमको सेकंड मीटर प्रति सेकंड निकालना है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। 2 से मैं 40 का भाग दिया 5 से 5 कट गया, बचा कितना 18 मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर आ गया डी। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बस आप मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति हार इसको जान जाइए। आपने अगर जान गए तो क्वेश्चन को आप आराम से करेंगे। इसके बाद ये आगे दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को, इसको आपको ही करना है। फिर हम लेते हैं मैथ वाले क्वेश्चनों को। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिर से 11 क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं मैथ के क्वेश्चन। ये इस बार ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आए थे 2018 वाले पेपर में, तो आपको आराम से करना है। ग्राफ कोई टफ चीज़ नहीं है, लेकिन आप इसमें सिली मिस्टेक कर सकते हैं। तो आप बड़ी बारीकी को देखिए, आप क्वेश्चन को आराम से हल करेंगे। बारीकी ध्यान रखनी है इसमें, बस छोटी छोटी बारीकियाँ आपको क्वेश्चन गलत कर देंगे दोस्तों। इसलिए आप बारीकी से पढ़िए क्वेश्चन को, उसके हिसाब से आप 3-4 क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं आप आराम से हल कर देंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों निम्नलिखित 3 प्रश्नांक नीचे दी गए आलेख पर आधारित हैं, जो किसी वर्ष 6 माह की अवधि के दौरान 3 अलग अलग प्रकार के स्टील के आयतों को दर्शाता है, ठीक है। आलेख का अध्ययन कीजिए और इसके पश्चात आने वाले 3 क्वेश्चनों को प्रश्नांकों के उत्तर दीजिए। ये दे रखा है, ये पूरा ग्राफ दे रखा है। इधर दे रखा है 1000 टन आयत वाला, और इधर दे रखा है ये महीने, और ये इसका मूल्य दे रखा है एस डॉलर में, ठीक है। अब देखो कोष्टक में दिए गए आंकड़े में 6 महीने की अवधि के दौरान प्रति टन औसत लागत दर्शाता है, ये वाला, ठीक है। अब क्या है पहला क्वेश्चन, वर्ष के प्रथम 3 माह में चादर शीट स्टील का आयत 1000 टन में मापते हुए कुंडली कॉइन स्टील के आयत के कितना अधिक है। पहले हम देखते हैं चादर शीट स्टील वाले को देखते हैं। अब चादर शीट स्टील का देखो यहाँ पे, चादर
सीट स्टील, तो देख लो आप सीट स्टील कौन सा है, चादर वाला ये रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला है दोस्तों, ये वाला, यही तो हुआ। इसका 3 महीने का देखना है। देखो जनवरी का देखते हैं तो ये हो रहा है 40। तो जनवरी अब इसे इसके लिए वाला एक स्लाइड खोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा। फिर से खोलते हैं नई स्लाइड, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं करना, आराम से देखना है आप क्वेश्चन को, और क्वेश्चन ऐसा लेंदी नहीं है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन को सही करके देखो। अब देखो चादर का देखा हमने, तो चादर का मतलब ये वाला, इसका मतलब जनवरी का ये वाला। तो देखो इधर देख लेते हैं हम, सीट या जो चादर दे रखी है उसकी स्टील का दे रखा है, पहले जनवरी का दे रखा है 40, ये हमने किया। फिर हम फरवरी में आए, फरवरी में हमने देखा ये वाला, तो ये हुआ दोस्तों देखो 36, तो यहाँ है 36 से ऊपर 38 के बीच में, इसका मतलब ये 37 है कहीं, तो ये हो गया 37, ये फरवरी का हो गया। फिर हम मार्च का देखते हैं, अब मार्च का देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखो मार्च का ये हो गया, ये देखो अगर सही ढंग से देखेंगे तो ये 36 के सीध मारा है, इसे आराम से देखना है आपको। ये आ गया 36, ये हो गया 3 महीने का सीट का जो चादर दे रखा है और उसका वो दे रखा है, ये हो गया 113। अगला क्या दे रखा है दोस्तों, अगला दे रखा है कुंडली। कुंडली को देखिए आप, कुंडली का मतलब ये है, ये वाला पोर्शन, ये देखा हमने। तो कुंडली का देख लेते हैं दूसरा वाला, कुंडली या कॉइन कॉइल, कुंडली का देखा दोस्तों, तो ये देखा हमने, तो ये हो गया 30, जनवरी का हो गया 30 प्लस फरवरी का देखा हमने, तो 30 से थोड़ा ज़्यादा, 32 से कम मतलब 31। अगला हमने जब देखा मार्च का देखा, तो 34 से कम 33 के साथ, आराम से देखना है यहाँ पे, तो 33 आया, इसको जोड़ा हमने तो ये आ गया 94। अब हमसे पूछा है सीट और कुंडली के बीच में अंतर कितने का है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, सीट और इसके बीच में अंतर कितने का, हमने माइनस किया इसमें। 113 में से अगर हम 94 घटा देंगे दोस्तों, तो ये आएगा दोस्तों कितना आएगा, देखो 19 आएगा, और यही हमसे पूछा है कितना अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें कुछ नहीं था, इसमें आपको आराम से देखना था कि इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है, और उन तीनों के महीने को हमने जोड़ा, और उन दोनों में जो अंतर आया वो आया 19 का, और हमसे यही पूछा है सीट और कुंडली के बीच अंतर कितना है, ठीक है, यही पूछा है, तो इसका आंसर आ गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 6 माह की अवधि के दौरान आयात किए गए चादर स्टील का सन्निहित मूल्य क्या होगा। 6 माह की स्टील का सन्निहित मूल्य क्या होगा, सीट का पूछा है, मतलब चादर का पूछा। एक चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, वो मैंने मिटा भी दिया है, थोड़ा सा ये गलती होगी मेरे से। एक चीज़ आपको बता देती, अगर चादर का 3 महीने का देखो चादर का 3 महीना, जनवरी फरवरी और मार्च, इनका तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी 113 है, मैंने आपको अभी बताया था वो 113 था इसका जो। अब अगले 3 महीने का और निकालना है, ठीक है, 113 हो गया। अब निकालना है अप्रैल मई और जून का निकालना है। तो 3 महीने का तो हो गया, जनवरी फरवरी मार्च का, इनका तो 113 हो गया। अब निकालते हैं दोस्तों अप्रैल का, और अप्रैल का निकालेंगे हम जब, अगर अप्रैल का निकाल, अब दोस्तों आपने, अब देखो आपने पहले निकाल लिया जनवरी फरवरी मार्च का 113 निकाल लिया, अब क्या करना है हमको, अप्रैल मई और जून का निकालना है। अप्रैल का देखते हैं हम दोस्तों, चादर वाले में अप्रैल का मतलब बीच वाला, देखो अप्रैल का जब हम देखते हैं, ये देखो मेरे ज़्यादा गया, करते हैं तो 36 है, अप्रैल का यहाँ पे 36 है दोस्तों, ठीक है। फिर हमने मई का लिया, देखो मई वाला ये रहा, ये 34 और 32 के बीच में मतलब 33 है, ठीक है। अगला फिर हमने जून का लिया जून का लिया दोस्तों, मतलब ऐसे देखेंगे हम तो 34 है। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो 113 तो ये हो गया, ये मैंने पहले निकाल दिया, बस मेरे से मिट गया, थोड़ा सा पहले मिट गया, तो ये 113 तो पहले हो गया 3 महीने का। अब वहाँ यही चीज़ ध्यान रखनी, कैलकुलेशन बचाने का तरीका एक ही होता है, आप मतलब क्या बोलते हैं, आप स्मार्ट वर्क कीजिए। यहाँ पे देखो 113 हो गया, अब 3 महीने का और जोड़ लो, अप्रैल मई और जून का जोड़ा हमने, तो ये 36 प्लस 33 प्लस 34, तो 113, और इन तीनों को जोड़ा हमने, इन तीनों को जोड़ा, एक 36 को 33 को और 34 को जोड़ा, तो ये निकल के आया दोस्तों 217, ये टोटल आ गया 217 6 महीने का।
अगर टोटल वैल्यू आ गई दोस्तों टोटल वैल्यू ये आ गई हमारी 217। अब एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, एक चीज़ बता देता हूँ, चादर का ऐसे कितना मूल्य दे रखा है 256, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब डॉलर में दे रखा है, इतना गुना किया, तो ये आया दोस्तों 55,552। और हमसे पूछा है सन्निकट, तो यहाँ पर 55 इसको किया तो हमने ये 55,550 आया। इसके निकट यही चीज़ संख्या है दोस्तों, 55,552 के निकट सी आंसर दोस्तों 55,550 संख्या है। तो यही क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन हमें देखने में बड़ा टफ लगा था। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने किया है जनवरी फरवरी मार्च का हमारा पहले से था, हमने जोड़ रखा था 113, अप्रैल मई और जून का निकाला, अब जोड़ा तो ये आया 217। 6 महीने का अगर 217 ये आया है और हमसे इसका मान दे रखा है 256, मल्टीपल किया तो ये आ गया 55,552। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो मूल्य है 6 महीने का वो 55,552 है, लेकिन हमसे पूछा निकट कौन सा है, और ऑप्शन में हमने देखा तो इसका निकट था सी, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया सी। तो यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हम स्लाइड बगल में कर लेंगे। वर्ष के प्रथम माह में आयतित चादर की स्टील और कतरन की स्टील का सन्निकट अनुपात क्या हुआ। देखो सीट वाला तो फिर से वही, कितना पूछा 3 महीने का। अब देखो इसमें यही तो चीज़ है, सीट वाला जो चादर है उसका प्रथम 3 महीने का तो पहले ही आपने निकाल लिया था, 3 महीने का कितना आया 113 आया दोस्तों, ये तो 113 आया था। और जो कतरन वाला है अब उसका निकालेंगे, कतरन वाला है इसका निकालेंगे हम दोस्तों। किस किस का निकालेंगे, कतरन वाले का जनवरी फरवरी मार्च महीने का। अब देखो स्टील का आपने निकाल लिया, कतरन का निकालना है, तो आप करेंगे क्या, इसमें देखेंगे, देखो कतरन वाला ये वाला है, ये इनका 3 महीने का निकालना है, ये देखा तो ये आया दोस्तों 32, जनवरी का आया है 32 कतरन का एक। तो अगली बात क्या है, फरवरी का देखा हमने ये 34 आया, देखो ये वाला एरिया 34 आया। फिर मार्च का देखा ये नीचे, तो इसका मतलब ये 32 आया। इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा तो ये 98 आया और 113। अब हमसे पूछा अनुपात, हमने क्या किया 113 अपॉन 98 किया, ये आ गया 1.2। अगर ये 1.2 में आ गया तो अब एक चीज़ आपको पता ही है, जब किसी संख्या के नीचे कुछ भी ना हो तो हम 1 मानते, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1.2 अनुपात 1। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती थी, हमको जब ये देखते हैं, ये नज़ारा देखते हैं भाई ये किसके सीध में देखना पड़ेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी। बाकी कैलकुलेशन पार्ट था पूरा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। और ग्राफ वाले क्वेश्चन 2018 में बहुत ज़्यादा आए दोस्तों, तो ग्राफ वाले क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यही बड़ा क्वेश्चन, ये बड़ा जो क्वेश्चन है ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने घन घनाभ पढ़ा है तो आप आराम से हल कर देंगे दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किसी एक ही ठोस की घूर्णित स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ठोस के विभिन्न फलक भिन्न भिन्न प्रतीकों जैसे बिंदुओं, क्रॉस और रेखा द्वारा चिन्हित किए गए हैं। दिए गए चित्रों के बाद आने वाले 3 प्रश्नांकों के उत्तर दीजिए। अब देखो आप क्या कह रहा है। आपको एक चीज़ पता है, कोई भी हो घन, उसके क्या होता है 4 तो पड़ोसी होते हैं और एक अपोजिट होता है, एक उसके निकट होता है। ये तो कुछ ऐसा ही है, 6 चीज़ें होती है ना उसमें, ठीक है वही है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जिसमें एक चीज़ कॉमन हो, तो इन दोनों में कॉमन है ये डंडा, ये लाइन रेखा कॉमन है, हमने इसको लिया, रेखा को लिया, ठीक है। अब रेखा को लिया, इसके और इसके दोनों के बराबर होनी चाहिए चीज़ें। तो देखो इसमें क्या हुआ इसमें हुआ ये, देखो हमने ये लिया, ठीक है, ये लिया दोनों। इसमें क्या हुआ, एक बिंदु है, ये क्या हुआ दोस्तों, एक बिंदु है, ये इसके एक बिंदु, इसका 2 बिंदु, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ये 3 बिंदु हो जाएंगे। मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, 3 बिंदु है इसका मतलब, और इसका अगला क्या हो जाएगा 4 बिंदु। ये इन दोनों का कॉमन चीज आई जो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बचा हुआ अपोजिट होगा, ये क्रॉस होगा, यही तो हुआ अपोजिट, दूसरा बचा हुआ ही होगा। एक के अपोजिट क्या है, देखो आप, एक के अपोजिट यहाँ पे क्या है, 3 बिंदु है, एक के अपोजिट 3 बिंदु है, आप देख लो इसमें एक के अपोजिट 3 बिंदु है यहाँ पे।
ये चीज़ ध्यान रखनी बारी है। बस इसमें ये था, इसमें ए बी सी ना देकर आपको ये चिन्ह दे दिया, ठीक है। अब क्या है, दो बिंदुओं को देखो, दो बिंदु ये रहे, तो इसका क्या है अपोजिट, इसका अपोजिट है दोस्तों 4 बिंदु। बस यही निकालना था हमने, दोनों में कॉमन देखा डंडे, इसका फिर इसके पूरे उतार लिए 1 2, इसके उतार लिए 3 4 वाला। अब ये आ गया बस। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन देख लीजिए अब। एक ही बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक क्या हुआ। अभी आपको बताया एक फलक के विपरीत वाले फलक, क्यों आपको बताया विपरीत वाला, एक 3 बिंदु वाले हैं। इसका आंसर आ गया अभी 3 बिंदु, जमा दिया आपने, क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत क्या, देखो 2 बिंदु वाले ये रहा 4 बिंदु, सी आंसर। अगला दे रखा है क्रॉस वाली फलक के विपरीत क्या होगा। अब देखो आपको बताया मैंने, क्रॉस वाला ये रहा, इसका अपोजिट क्या है, रेखा, यही तो बताया था मैंने, अपोजिट यही होगा। तो इस प्रकार इसका आ गया सी आंसर। इसका आ गया दोस्तों रेखा आ गया, अपोजिट वाले का रेखा आ गया, तो इसका आंसर आ गया सी आंसर। तो नॉर्मल क्वेश्चन थे दोस्तों, और यही बात है कि आपने अगर प्रैक्टिस की हो घन घनाभ वाले, बस इसमें एक चीज़ दे रखी थी, ए बी सी एन की जगह हमको मान दे रखे थे, डंडा दे रखा था, रेखा दे रखी थी, 1 डॉट दे रखा, 2 डॉट दे रखा, 4 डॉट दे रखा। इससे हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हमने दोनों में कॉमन है वो देखा, ये रेखा कॉमन है दोनों में, इन दोनों का निकाला, ये इसका विपरीत हो जाएगा, ये क्रॉस इसका हो जाएगा रेखा का, और एक का विपरीत देखा तो देखो एक का विपरीत ये 3 हो जाएगा, और 2 का विपरीत ये 4 हो जाएगा, और हमने जब क्वेश्चन में पूछा हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। बस ये हो गए दोस्तों। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ तक भी जो क्वेश्चन है ये हमने अभी मैथ रीजनिंग के कर लिए हैं, इसके बाद फिर ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है, इसको छोड़ देते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 से फिर से रीजनिंग वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है देखो, यदि मुंबई के लिए कूट दे रखा है LSJXBC, तो दिल्ली के लिए कूट क्या हो। अब देखो ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं लिए अलग से स्लाइड खोल लेता हूँ, 2-3 क्वेश्चन है ये लगातार, इनके लिए अलग से स्लाइड इसलिए खोल लेता हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर से खोल लेता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए बस, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। स्लाइड अलग खोलने से क्या है कि आपको समझ में अच्छा आता है, क्योंकि बस ये यहाँ पे दूर दूर लिखेंगे हम, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर मुंबई MUMBAI, इसको लिख रहे हैं हम LSJXBC। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो अगर आपको इनके संख्या पता होगी ये कौन से नंबर के क्वेश्चन वो आते हैं, तो आपको बड़ा ही ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर नहीं भी आती है, आपको आइडिया है थोड़ा बहुत, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम कम लगेगा। अगर आपको इसकी संख्या याद है तो आपको टाइम कम लगेगा, वैसे आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन हाँ इसमें आइडिया रखेंगे तो भी हो सकता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग जो क्वेश्चन आते हैं इनको ध्यान रखना है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इनको करना है तो आपको इनके वर्ड जो है भाई एम कितने पा रहा है, यू कितने पा रहा है, इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक लगता है, क्या लगता है, एल के बाद आता है एम। आप देखेंगे तो आप पूरी वर्णमाला देखेंगे तो एल के बाद आता है एम, इसका मतलब क्या हुआ -1, एल एम -1 हुआ, STU ये -2 हुआ, JKLM ये -3 हुआ, ये -4 हुआ, ये -5 हुआ, ये -6 हुआ। इसका मतलब क्या पैटर्न चल रहा है, -1 -2 -3, इनका ये पैटर्न चल रहा है। अगर इसका मतलब मुंबई का मतलब LSJXB है, तो इसका मतलब है एल के बाद एम आता है तो -1 का अंतर है, STU 2 आता है, 2 का अंतर तो -2 है। इसी प्रकार हमको करना है दिल्ली का, DELHI, मतलब क्या है, इसमें डी का एक -1 करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, डी से पहले क्या आता है, सी आता है। इसी प्रकार ई से -2 करना है तो 5, सी का नंबर 5 है, सॉरी ई का नंबर 5 है तो -2 करना है तो सी आएगा। इसी प्रकार एल ये -3 करना है, देख लो -3 करना है तो इसका आ जाएगा आई। फिर -4 करना है, एच का 8 है तो -4 करेंगे तो डी है। आई का -5 करना है, देखो 1 2 3 4, -5 करना है तो इसका डी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CCIDD, ये इसका आंसर आ जाएगा।
तो इसका ये कौन सा है आंसर, इसका ए है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये आना चाहिए कि इनकी संख्या क्या क्या है। कहने का मतलब है कि इनकी संख्या क्या क्या है, बस ये ध्यान आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से हल कर देंगे कि भाई इनका नंबर क्या है। भाई एल का जैसे 12 है, मतलब मुझे तो पता है, आपको भी ध्यान रखना है। एल का जैसे यहाँ पे 12 है, और एम का यहाँ पे कैसे, जैसे एम का यहाँ पे 30। इसी प्रकार एस का क्या है, एस का 19 मान लो, एस टी हाँ 19 है, तो इस प्रकार इसका कितना है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, तब आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। इनके अगर नंबर याद हो दोस्तों, जैसे इसमें देखो आप, इसमें बड़ा ही सिंपल है। देखो ये 4 होता है, इसका 5 होता है, एल का 12 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है। अब देखो इसमें देखो -1 करो, सी आ गया, -5 करो, सी आ गया, -3 करो, देख लो एल से 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आता है 9 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 4 पे। आप जैसे माइनस करेंगे, इनकी संख्या याद है तो आप आराम से कर देंगे। CCID, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आराम से करते हैं। RAMON, इसका दे रखा है 1 2 3 4 5, और अगला क्या दे रखा है दोस्तों, ये 5 है दोस्तों। अगला दे रखा है DINESS, दिनेश का दे रखा है 6 7 5 8 4 9, और हमसे पूछा है HAMAM, हमम का क्या है। तो कहने का मतलब है इसमें कुछ अलग नहीं है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो वर्ड है जैसे डी है, इसकी जगह 6 करना है, ये है यहाँ पे बस। तो हमने एच का देखा, अब एच का यहाँ पे संख्या देखी 9, तो एच का हम पे यहाँ पे रख दिया 9। इसी प्रकार हमने ए का देखा 2, इसी प्रकार यहाँ रख दिया 2। इसी प्रकार हमने एम का देखा, एम का 3, तो इसका रख दिया 3। फिर ए का आ गया फिर से 2, एम का फिर से आ गया 3, ये क्या हो गया 92 323, 92 323, इसका आंसर आ गया दोस्तों बी। तो इसमें जो संख्या दे रखी थी, जैसे आर के जगह आ जाएगा 1, इसी प्रकार हमने एच की जगह 9 लिख दिया, ए की जगह 2 लिख दिया, एम की जगह 3 लिख दिया, ए की जगह 2 लिख दिया, एम की जगह 3 लिख दिया। उनके वर्ड जो थे उनके स्थान पर वही संख्या दे दी, वर्ड के स्थान पर डिजिट दे दिए, और इसका आंसर आ गया बी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको समझना है आराम से, और आराम से हो जाएगा। आपने अगर ये स्केल वाला क्वेश्चन किए होंगे तो आपको समझ में दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए मैं अलग से स्लाइड इसलिए खोल रहा हूँ, आराम से आपको बता सकूँ चीज़ों को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आराम से पढ़ना है पहले। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि x बराबर x का दे रखा है -3 और -1 के बीच में, तो आपने स्केल पढ़ा होगा, जैसे स्केल होता है, इसमें 0 होता है, 0 से इधर होता है 1, इधर होता है 2, इधर 3, ये तो प्लस में होता है, इधर होता है माइनस में। अब क्या होता है स्केल में, एक चीज आपको बता दूं, अगर माइनस की सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी होती है, और माइनस की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। -1 बड़ा है -3 से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है बस इसमें, और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। x का मान -3 -1 के बीच में है, और y का मान -1 और -1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है, तो x² - y² का निम्नलिखित में से कौन के बीच में होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है। x का मान दे रखा है -3 और -1, मतलब क्या हुआ, -3 और x यहाँ पे है, ये दे रखा है -1, इसके बीच में, ठीक है। और y का भी लिख लेता हूँ मैं नीचे, -1 बड़ा है y 1 के बीच, ये दे रखा है दोनों का। अब देखो हमें इसको स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बड़ा हो जाएगा, ये x का x², ये हो जाएगा -1 का करेंगे हम स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1, ये तो आपको पता है, ये हमने सबका स्क्वायर किया। -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया। x का स्क्वायर करेंगे तो x², 1 का -1 का करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 1, ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर -1 और ये y और 1 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, -1 का करेंगे हम तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करने पर आता है 1, लेकिन 1 से बड़ा कौन सा है, 1 से बड़ा यहाँ दोस्तों 0 है, ना कि 1 है। -1 से बड़ा तो 0 ही है, तो हमने 0 कर दिया, क्योंकि बड़ा होना चाहिए ना, हमसे ये तो बोला, यहाँ पे बड़ा है तो बोलना चाहिए, तो यही बोला।
फिर बाई का बाई स्क्वायर, फिर ये एक का एक स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस मैक्सिमम ऑफ, ये लिख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, एक और एक के बीच में हो सकता है। यहाँ पे एक यहाँ के और यहाँ के बीच में हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक माइनस एक, ये तो हो गया जीरो, एक तो ये होगी बात। जो एक्स स्क्वायर है वो होगा एक माइनस एक के बीच में, तो हमने माइनस किया तो जीरो के बीच में। अगला क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ, ये हमने फिर किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मिनिमम ऑफ, ये हमने कर दिया मिनिमम ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों, 9 तो है ही है वाई का आप देख लो, 9 तो है ही है एक्स का, और वाई का कितना दे रखा है माइनस, वाई का दे रखा है जीरो, तो हमने जीरो कर दिया, तो इसका आ गया 9। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किस किस के बीच में आएगा, 0 और 9 के बीच में आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 0 और 9, डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, ये स्केल वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको तभी समझ में आएगा जब आपने स्केल अच्छे से ढंग से पढ़ा हो, तभी समझ में आएगा। स्केल में एक चीज़ होती है, स्केल में एक चीज़ होती है कि जीरो से बड़ा होता है, जीरो बड़ा होता है माइनस एक से, और जितनी माइनस एक से बड़ी, मतलब जितनी संख्याएं बड़ी होंगी माइनस में, वो छोटी होंगी छोटे वाले से। जैसे -3 छोटी है -1 से, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हमसे पूछा है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, इन दोनों के बीच में कितने में आ जाता है, हमने निकाला तो ये आया 0 और 9 के बीच में। और ये अगर आप क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा फिर से पूछ लीजिए दोस्तों। रीज़न क्या होता है कि अगर हमने जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया है अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, बस यही थी, इसमें कुछ अलग नहीं था। इसके लिए आपने अगर पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, वरना इसमें टाइम लग सकता था। बस यही था इसमें प्रॉब्लम, आपने स्केल अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते थे, बाकी इसमें कुछ नई बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24, एक्स और वाई एक से अलावा धन पूर्णांक है, वाई एक्स से बड़ा है, वाई जो है एक्स से बड़ा है। ठीक है, निरूपित कीजिए कौन सी सबसे बड़ी संख्या। मान लेते हैं ये रखा है वाई हो है वो एक्स से बड़ा है और वो एक से बड़ा है, एक चीज़ ये दे रखे। मान लें एक्स का मान हम 2 मान लेते हैं, वाई का मान 3 मान लेते हैं, ये मान रहे हैं। अब देखो ये दे रखा है एक्स इंटू वाई, हमने एक्स इंटू वाई का मतलब क्या किया, 2 इंटू 3 किया, ये हो गया 6। ठीक है, अगला देखते हैं हम एक्स अपॉन वाई, ये दे रखा है बी में एक्स अपॉन वाई, मतलब क्या हुआ 2/3, मतलब क्या हुआ 0.66%। ठीक है, अगला दे रखा है वाई अपॉन एक्स, मतलब 3/2, इसका मतलब क्या हुआ 1.5, ये तो हुआ। अगला दे रखा है, अगला क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसमें दे रखा है अपॉन में एक्स वाई, तो हमने किया 2 + 3 6 और 2 इंटू 3, ये हो जाएगा मतलब 5/6। जब हमने किया तो ये आ गया 0.83%, सॉरी 3 आ गया। अब हमसे पूछा सबसे बड़ी कौन सी है, ये सबसे बड़ी है 6। देख लो हम, ए का मान 2 रखा और जैसे ही हमको मान बताया वैसे हमने किया, देखो तो ये तो छोटी छोटी होती जा रही थी ना यहाँ पे तो, और यहाँ देख रहे हैं तो अब तो बड़ी है, एक्स इंटू वाई किया तो 2 इंटू 3 किया तो 6 आया। हमसे एक चीज़ बोली है कि एक से बड़ा होना चाहिए, तो हमने मान लिया एक्स का मान 2 मान लिया और वाई का मान 3 मान लिया। बस क्वेश्चन में जैसे बताया था, जब हमने जमा के देख लिया भाई कौन कौन क्या सिचुएशन दे रखी है, एक्स इंटू वाई दे रखा है, एक दे रखा है एक्स अपॉन वाई दे रखा है, दूसरा वाई अपॉन एक्स दे रखा है, तीसरा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई दे रखा है। हमने तीनों में जब मान रखा तो हमको सबसे बड़ी संख्या आई एक्स इंटू वाई वाली, इसका आंसर ए हो गया। लॉजिक क्वेश्चन है, लॉजिक अगर आपको समझ में आ रहे हैं, लॉजिक वाले क्वेश्चन है, कोई बड़ी टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे सी सेट में टफ क्वेश्चन नहीं पूछते। हाँ, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो आपको टफ लगेंगे, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा, ये तो आपको पता है। प्रैक्टिस कीजिए दवा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, सी सेट में और क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित 2 प्रश्नांकों के निर्देश दिए। निम्नलिखित में जानकारी पढ़िए और उसके पश्चात आने वाली 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी क्या दे रखी है, 6 अधिकारियों ABCDF के लिए किसी कार्यालय खंड की योजना इस प्रकार है कि B और C दोनों कार्यालय खंड में प्रवेश करने के लिए गलियारे की दाईं ओर है।
क्या चीज़ देखा है हमको, बी और सी ये दे रखा है दाईं ओर है, ठीक है। एक चीज़ तो ये दे रखी, ए कार्यालय के गलियारे के बाईं ओर है, जो ए है दोस्तों वो कार्यालय के बाईं ओर है। तो हम एक वो बना लेते हैं भाई, ये कोई गलियारा है, ये बाईं ओर हो गया दाईं ओर हो गया, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ए और एफ कार्यालय के गलियारे के विपरीत पार्श्वों पे किंतु आमने सामने नहीं है। एक चीज और देखिए, ई और एफ है ना, हम लिख लेते हैं यहाँ, ये आमने सामने नहीं है, आमने सामने नहीं है, विपरीत पार्श्वों पे है किंतु आमने सामने नहीं है। सी और डी कार्यालय के आमने सामने है, सी और डी दे रखा है हमको आमने सामने, ठीक है। ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है, सॉरी क्या दे रखा है, ई दे, हाँ ई का कार्यालय किनारे पे नहीं है। एक चीज देखिए, ई का कार्यालय किनारे पे नहीं है, तो बीच में हो सकता है, ये तो हो सकता है, ई क्या है किनारे पे नहीं है, एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। फिर बोला है एफ का कार्यालय गलियारे के में ए के कार्यालय के आगे और किंतु उसी पार्श्व में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बी और सी ए के उसमें रूट में, और वो पहली चीज क्या देखिए, बी और सी कार्यालय में प्रवेश करते हैं गलियारे के दाईं ओर, हमने बी मान लिया या सी मान लिया, दाईं ओर है। अब ई के बारे में और दे रखा था हमको, ई के बारे में दे रखा कि वो गलियारे के मतलब कोई सी वो उसमें है, उसमें क्या है वो लास्ट में नहीं है, किनारे पे नहीं है, ये दे रखा था, यहाँ पे क्रॉस किया हमने, तो ई यहाँ हो सकता है एक चीज। अब ए और एफ आमने सामने नहीं है, और एक चीज हमको और दे रखी थी, एफ और ये एक ही दिशा में, एक ही उसमें, तो एफ यहाँ मान लिया क्योंकि ई के सामने नहीं है ना, और बचा क्या, डी, डी हमने यहाँ मान लिया, बचने वाला क्या है ए हमने यहाँ मान लिया। जैसे हमको चीजें दे रखी थी वैसे हमने किया है। इसमें सिचुएशन दे रखी ई और एफ आमने सामने नहीं है, तो हमने ई और एफ देखा, ई और एफ बिल्कुल आमने सामने नहीं है। बी और सी एक साइड में ये देख लिया हमने, और वो बाईं ओर ये भी दे रखा है, और बचा क्या, एफ के बारे में दे रखा था, एफ के बारे में यहाँ दे रखा है, एफ का कार्यालय ए के कार्यालय के आगे है, तो ए का कार्यालय हमने ये मान लिया, एफ का ये मान लिया, ए के कार्यालय से आगे, बस ये आ गया, बस जम गया। आपको जमाना आ जाना चाहिए बस ऐसे क्वेश्चन में। यदि ई अपने कार्यालय के गलियारे के मुंह करके बैठता है तो उसकी बाईं ओर किसका कार्यालय हुआ, ई के बारे में बताया, ये बाईं ओर कर रहा है, देखो ऐसे बैठा है, तो कार्यालय बचा है ए का कार्यालय वहाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए का कार्यालय वहाँ। ऐप का निकटतम पड़ोसी कौन है, ऐप का निकटतम पड़ोसी, ऐप देख लो, निकटतम पड़ोसी दोस्तों ए है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये वाला, ये 25, ये क्वेश्चन ऐसे आपको अगर जो चीज़ दे रखी है उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपने चीज़ों को जमा के रखा है तो क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा, वरना आप क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन आपको देखते रह जाएंगे और क्वेश्चन आपको हल नहीं होगा। रीज़न क्या होता है, आपने अगर ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं की तो क्वेश्चन ये भी नहीं हल हो पाएंगे आपसे। तो आपसे जितना भी कह रहा हूँ कि अब भी कह रहा हूँ, आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। अब आगे कॉम्प्रिहेंसिबल पार्ट आता है, इसे छोड़ देते हैं हम, आगे क्वेश्चन फिर मैथ रीजनिंग वाले पार्ट को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया दोस्तों, यहाँ से हुआ है 34 से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, 34 क्वेश्चन, एक संख्या 3 अंकों से बनी है जिसमें मध्य वाला अंक 0 है और उसका योग 4 है। यदि प्रथम अंतिम अंकों का विनिमय इंटरचेंज करने पर बनी संख्या स्वयं उसी संख्या से 198 अधिक है, तो प्रथम तथा अंतिम अंकों के बीच अंतर कितने का है। वैसे क्वेश्चन सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 अंकों की संख्या x y z, उसमें बोला है y बराबर 0 है, बीच की संख्या 0 है, ठीक है, और x और z का जो मान है वो 4 है, ये दे रखा है हमसे। इसके लिए अलग से स्लाइड खोल लेते हैं फिर से, क्योंकि क्वेश्चन स्लाइड में समझाना आएगा। अगला वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा इसमें स्लाइड खोलने में, तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों देरी के लिए, ठीक है। स्लाइड खोल लेता हूँ, बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ दे रखी है हमको, 3 अंक की संख्या है, y बराबर 0 है, x प्लस z बराबर 3, पहले संख्या वो लिखता हूँ क्वेश्चन, x y z 3 अंक की संख्या है और y बराबर 0 है, x प्लस z बराबर 4 है। ये तो पहला समीकरण हो गया। इसमें क्या बोला है, यदि प्रथम और अंतिम जो अंक है उनका
इंटरचेंज करने में, तो पहले की जगह तीसरा, तीसरे की जगह पहला कर दे तो स्वयं 198 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये आपको पहले ही बताया था मैंने। ये सैकड़ा, ये 10 मतलब ये तो हो गया सैकड़ा, ये हो गया 10 मतलब ये तो सैकड़ा, दहाई और इकाई, ये हो गया मतलब, ठीक है। और अगला दे रखा है, इनको चेंज कर रहे हैं, इसकी जगह हम कर देते हैं 100z प्लस 10y प्लस x, इसकी जगह ये कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ हमको बताइए कि जो y का मान है वो 0 है। यहाँ पे एक चीज़ तो दे रखी है कि y बराबर 0 है, तो हम y को नहीं लेंगे, बाकी सबको लेंगे। तो हमने किया क्या, हमने ये किया 100x प्लस जेड माइनस 100z माइनस एक्स बराबर, अंतर दे रखा है 198 का, ये दे रखा है, तो ये हो गया 99 जेड माइनस 99 एक्स बराबर, ये हो गया दोस्तों 198। ये हमने जब 99 इसमें कॉमन ले लिया तो जेड माइनस एक्स बराबर 198, तो ये कट गया 2 से, तो जेड माइनस एक्स बराबर 2। अगर जेड माइनस एक्स बराबर 2 है, ये समीकरण 2 हो गया। एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जैसे, तो इसका मान हो गया, देखो यहाँ पे हो रहा है समीकरण 1 में क्या हो रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ। समीकरण 1 में हो रहा है एक्स प्लस जेड बराबर 4, एक्स प्लस जेड बराबर 4, और दूसरा दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स माइनस जेड बराबर 2। अब इसमें क्या है देखो, ये जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा, ये एक्स जो है ये कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो माइनस है इधर प्लस है, तो हो जाएगा 2z, ये इधर जाके जुड़ जाएगा 6, तो z बराबर क्या हो जाएगा 6/2, मतलब z बराबर 3। अगर z का मान 3 आ गया दोस्तों, अब x का मान हम निकाल ही देंगे, x का मान यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों, देखो देखो यहाँ दे रखा है x प्लस जेड बराबर 4, यहाँ रख देते हैं x प्लस जेड बराबर 4, z का मान 3 दे रखा है, 3 यहाँ रख दिया हमने 4, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो दोस्तों, संख्या में बोला है कि प्रथम तथा अंतिम अंकों का अंतर देखना है। अगर संख्या मान लेते हैं 1 0 3, ये हुई तो 0 है। अब इसको विपरीत करते हैं 3 1 0, जब इसका वो निकालते हैं दोस्तों अंतर, तो 198 का आता है। कहने का मतलब क्या हुआ, पहली संख्या और तीसरी संख्या में अंतर है वो 2 का है दोस्तों, यही था बी आंसर। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन आपने अगर किया है तो ये क्वेश्चन आराम से होता, वरना क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता था। हमको जैसे जैसे बताया गया था वैसे वैसे हमने क्वेश्चन को हल किया, कि वो संख्या मान 103 थी और हमने उल्टा किया उसके सब अंकों को, तो 301 हो गई, दोनों में अंतर देखा 198 का है। अगर आपको आता है तो आप सीधा कर सकते थे इसे, इतना झंझट में नहीं पड़ते, और ये प्रैक्टिस के बाद ही आएगी दोस्तों चीज़ें, ठीक है। स्लाइड को छोटा कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी आ रहा है, वो भी ऐसा ही थोड़ा क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसके बाद वाला 35 क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पहले इसको मिटा लेता जहाँ तक। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, देखो मैं नज़दीक ले आया, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के सभी फलकों को रंग कर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट दिया। छोटे घनों में से कितने घनों को 2 रंग से रंगा गया है। देखो दोस्तों, अगर आप इसे खोल के देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन का फॉर्मूला सीधा कर देते हैं, जमा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला से क्वेश्चन को करेंगे। देखो फॉर्मूला है दो साइड वाला, इसमें है फॉर्मूला 2 साइड प्रिंटेड, इसका फॉर्मूला है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है 12n-2, ठीक है। तो 12n कितना दे रखा है दोस्तों, n दे रखा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 3 - 2 बराबर 12, 3 - 2 किया तो 1, मतलब कितना 12। तो दो तरफ से प्रिंटेड होने वाले फलकों की संख्या 12, ये आंसर है। फॉर्मूला से किया दोस्तों हमने सीधा। अगर ऐसे हम मतलब ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है, तो इसलिए हम फॉर्मूला को ध्यान रखिए। 2 प्रिंटेड वाला, फर्स्ट प्रिंटेड वाला, जितने भी है फॉर्मूले, उनको आपको याद रखना है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये इसलिए टफ है
क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको अगर ये चीज़ नहीं आई जो मैं बता रहा हूँ, अब बताऊँगा आपको, अगर ये नहीं आई तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 700 से 1000 के सभी संख्याएं लिखी जाएं तो ऐसी कितनी संख्याएं आती हैं जिनमें सैकड़े का अंक दाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो। अब बड़ा ही टफ हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। और कहा है हमसे 700 से 1000 के बीच। देखो मान लेते हैं हम 987 कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं। तो देखो भाई 9 बड़ा है, दाएं के अंक देखो ये बोला है, जिसमें सैकड़े का अंक दाएं के अंक से बड़ा है, देख लो आप, और दाएं का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, इकाई का अंक दाएं का अंक, और सैकड़े का दाई से बड़ा है, दाई का इकाई से अंक। ये चीज है, तो ये हमने मान लिया। अब हमसे बोला है 700 से और 800 के बीच में, सॉरी 700 से 1000 के बीच में टोटल की पूछा है। तो हम लेते हैं 700 से 800 के बीच में। अब देखो एक आइडिया लगाया हमने मोटा मोटा, जब हम लेते हैं तो ये 760 से और 770 से 760 के बीच में आती है, ऐसी बात, ऐसी जो सिचुएशन रखे वो उसमें बीच में आती है। हमने लिया जैसे मान लो 765 लिया। 765 देख लो आप, सैकड़े का अंक दाई का इकाई से बड़ा है, देख लो। फिर हमने लिया 64, 763, 762, 700, मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा बगल में ताकि आपको ये बड़ी स्लाइड ना हो जाए। 765 से 64, 63, 62, 61, 60, ये तो यहाँ पर आ गए। इसी प्रकार हमने 60 से और उसके बीच में लिया, ये हम ले रहे हैं 700 से 800 के बीच में, ठीक है। इसी प्रकार हमने 754 से लिया, देखो 754, 753, 752, 751, 750। इसी प्रकार अगला लिया हमने 743, 742, 741 और 740। इसी प्रकार अगला लिया 732, 731, 730। अगला लिया 721, 720। अगला लिया 710। ऐसी संख्याएं 700 से 800 के बीच में इतनी तो ये आएंगी। इनको जोड़ा हमने, इसको जोड़ा 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गई, प्लस ये 5 हो गई, ठीक है, ये 4 हो गई, ये 3 2 और 1। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये संख्या होगी 28। ये तो हुई बात 700 से 800 के बीच में। इसी प्रकार हम 800 से 900 के बीच में लेंगे। अब 800 से और 900 के बीच में लेंगे दोस्तों, तो वो संख्या जैसे यहाँ पे आई थी 765 से, अब वहां से आएगी 876 से। अगर 876 से आएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भाई 876 से आएंगी ना, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अब जो है यहाँ से तो 6 से आई थी तो एक और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये जो योग है ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर ये संख्याओं का योग 21 है, अब कहने का मतलब ये 6 संख्या हैं। अब यहाँ से हम 76 से लेंगे, जैसे यहाँ से 65 से था, अगर 76 से लेंगे तो ये हो जाएंगी दोस्तों 76, 75, 74, 73, 872 और 871 और 870। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आकर ये 7 हो गई दोस्तों, बाकी जो और संख्याएं ऐसे ही आएंगी। तो कहने का मतलब हुआ भाई अगर बाकी संख्या ऐसे आएंगी जो 700 से 800 के बीच में आए, तो मतलब 6 के बाकी संख्या हम दे लेंगे 6 5 4 3 2 1, यही तो आएगी भाई। पहली संख्या 7 आएंगी, बाकी सब वही वही आ जाएगा जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 6 आएंगी, 5 आएंगी, 4 3 2 1 आएंगी। तो इसका मतलब हमने जोड़ा इसको, तो ये आ गई 28। इसी प्रकार हमने 900 से, कलर चेंज कर लेता हूँ, 900 से और 1000 के बीच में लिया, 900 से 1000 के बीच में लिया। अब यहां से 987 से आएंगी, इसका मतलब क्या हुआ, 987, 86, 85, 83, सॉरी 84, 83, 82, 81 और 80। अब यहां कितनी संख्या आ गई देखो आप, 1 2 3 4 5 6
7 8, यहाँ पे 8 आ गई। बाकी संख्याएं जो आएंगी वो इसके बाद वाली जुड़ जाएंगी, 7 6 5 4 3 2 और 1। तो ये कितनी हो जाएंगी दोस्तों? ये हो जाएंगी 36 हो जाएंगी। अब हम तीनों को जोड़ लेते हैं, 36 28 21, 21 प्लस 28 प्लस 36 जोड़ा हमने, तो ये आ गया दोस्तों 85। तो इसका सी आंसर आ जाएगा 85। तो दोस्तों इसमें समझने की बात ये थी, देखो फिर से बताता हूँ। देखो ऐसी संख्या ये नहीं है हमको 700 से और 1000 के बीच में, जिसमें ये सिचुएशन दे रखी हो, कौन सी, कि सभी संख्याएं लिखी गई जिसमें सैकड़े का अंक ढाई के अंक से बड़ा है। देख लो हमने 987 लिखा, सैकड़े का बड़ा, ढाई से बड़ा है, अंक ढाई का इकाई से बड़ा है। देख लो हमने 700 से 800 के बीच में ली, तो वो चीज़ आई 765 से अप्लाई हुई। उसी प्रकार अगले में देखा 800 से लिए तो 876, तो एक ज़्यादा हो जाएगा इसमें, इसमें 6 था तो इसमें 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 7 हो गया तो बाकी तो वही चीज़ आएंगी ना जो पहले में अप्लाई हुई, 6 आ गया। इसी प्रकार हमने 900 से 1000 के बीच में ली, तो ये 7 तक तो वो संख्या होगी, 7 6 5 4 3 2 जो थी, लेकिन एक बढ़ गई तो इसका मतलब ये 8 पहले आ गई। हम तीनों को जोड़ा, 21 28 और 36 को जोड़ा दोस्तों, तो ये निकल के आएगा 85। तो ऐसी संख्या होंगी 85 संख्या। तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यदि लेखनी, और ये दे रखा है पूरी सिचुएशन, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य होगा, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये पूरी चीज दे रखी है ना, तो लेखनी बड़ी होगी टोपी से, ये दे रखा है। सत्य पूछा है हमसे, लेखनी बड़ी होगी टोपी से, ये गलत हो ही नहीं सकती। देखो यहाँ पुस्तक बड़ी है टोपी से, और यहाँ देखो लेखनी पेंसिल, पेंसिल पुस्तक, ये तो नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, लेखनी छोटी होगी पुस्तक से, देखो लेखनी येरी पुस्तक येरी, हाँ लेखनी छोटी होगी पुस्तक से, देख लो आप यहाँ देख लो आप, पेंसिल से छोटी है लेखनी और पेंसिल से छोटी है पुस्तक, तो यही तो हो गया, बी आंसर है। इस प्रकार इसका आंसर है बी आ गया दोस्तों। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन के लिए भी यही स्लाइड रखते हैं हम, और क्वेश्चन को थोड़ा बता देते हैं आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्लाइड ये रखते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता है और x प्रति पुस्तक की दर से भूगोल की ए पुस्तक बेचता है, x+2 प्रति पुस्तक की दर से इतिहास की a+2 पुस्तक बेची, तथा x-2 की प्रति पुस्तक की दर से गणित की पुस्तक a-2 बेची, तो कुल बिक्री कितनी हुई, बिक्री पूछा है। अब इसमें हमको दे क्या है, अंक ने दे करके हमको वेरिएबल दे दिया भाई, x y z ऐसा वेरिएबल दे दिया। अब देखो दोस्तों सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को करने के लिए इसी स्लाइड को हम उपयोग करते हैं। देखो 37 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर सॉरी क्वेश्चन में दे क्या रखा है, यहाँ आपको बताता हूँ। देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, यहाँ दे रखा है नंबर, यहाँ दे रखा है रेट, और यहाँ मान लेते हैं सेल कितने, और पैसे का नाम लिखते हैं यहाँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कोई पुस्तक है, नंबर ये पुस्तक है, देख लो ये पुस्तक है, और रेट है उसकी एक्स, ये एक्स प्रति दर से भूगोल पुस्तक एज बेचता है, ए बेचता है, इसकी रेट ये है, तो ये हो जाएगा a/x, ये तो हुआ। अगला देखते हैं हम इतिहास की, ज्योग्राफी के बाद इतिहास की। इतिहास की क्या है, x+2 पुस्तक, सॉरी a+2 पुस्तक है, x+2 में बेच रहा है, तो ये हो जाएगा a+2 × x+2, ये मल्टीपल हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों मैथ की, इतिहास के बाद गणित की पुस्तक है, ये बेची हमने उसने a-2 पुस्तक है, x-2 में बेची है, तो ये भी इससे गुणा हो जाएगा, a-2 और x-2। अब हमसे पूछा है जो ये जितनी पुस्तक बेची है तो बिक्री कितने की हुई, यही तो पूछा हमसे। तो बिक्री के लिए हम क्या है, सबको मल्टीपल कर देंगे, ये जोड़ देंगे, सब सेल कर देंगे, सेल वाली को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस, इसको जोड़ेंगे इससे गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा ax प्लस, इसको हमने इससे गुणा किया है, ये वाला किया है, तो ax + 2a +
2x प्लस 4, ये वाला तो इससे गुणा किया जब आया है, ये सिचुएशन। फिर इसको किया हमने दोस्तों, तो ये हुआ ax माइनस 2a प्लस 2x प्लस 4, ये पूरा टोटल हो गया। इन तीनों को हमने जोड़ा है, देखो ये वाले बिक्री कितनी हुई है, इनको लिए हमने इसे जोड़ दिया। अब दोस्तों इसे जोड़ दिया हमने, जो हमको बताइए बिक्री उसको हमने जोड़ दिया। अब इसमें एक चीज़ क्या आई है दोस्तों, देखो -2a, तो -2a से कट जाएगा। इधर क्या है दोस्तों, इधर क्या है दोस्तों, ये है 2x है और 2x है, ये हो गया। देखो ये तो हो गया, ये तो हो गया तीनों 3ax। बाकी चीज़ देखिए हमने, ये माइनस क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये माइनस क्या है, 2x से 2x कट गया, 2x से 2x कट गया, तो ये हो गया, ये वाला 4 बचा और ये वाला 4 बचा। बाकी ये हो गया 3ax, तीनों ये हो गया, देखो 3ax हो गया प्लस 4 और 4 8, तो उसका बिक्री कितनी होगी 3ax प्लस 8। इस प्रकार इसका आंसर आ गया बी। बिक्री के बारे में बता दिया दोस्तों हमने, भाई बिक्री उसकी 3ax प्लस 8 हुई। वैसे दे रखा कितनी बिक्री हुई, मल्टीपल किया, मल्टीपल तीनों को हमने जोड़ दिया और उसका बिक्री आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। पहले आराम से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, फिर निकालते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसके लिए वैसे भी स्लाइड खोलने की जरूरत थी, तो हमने पहले ही खोल रखी है। क्वेश्चन को देखो, आपको जूम कर देता हूँ आपको, ताकि आपको देख सकें। 39 नंबर का क्वेश्चन है, पहले तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 39 नंबर। किसी झोले में 15 लाल गेंद है, देखो रेड गेंद दे रखी है हमको 15, ठीक है। काली गेंद 20 है, ब्लैक गेंद दे रखी है 20 है। टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 15 प्लस 20 बराबर ये 15 है, इसका मतलब 35 गेंद हुई टोटल, तो ये हो गई। प्रत्येक गेंद पर 1 2 3 लिखी हुई है, लाल गेंदों के 20% पर 1 लिखा हुआ है। देखो दोस्तों 15 टोटल है लाल गेंद, अब इसका 20% निकालना है हमको, तो 15 इंटू 20/100 ऐसे तो निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने काटा, ये कट गया 5 से, ये कट गया 3 से, और 3 गेंदों पर 1 लिखा हुआ है, ये हमने कोष्टक लिख दिया, ठीक है। और 1 लिखा हुआ है, उसके 40% पर 3 लिखा हुआ है, तो 15 का 40% किया हमने, यही तो वो 15 का 40% हमने काटा, ये 2, ये अपॉन 5, 5 से काटा 3, मतलब 6 गेंद है ना, उन पे 3 लिखा हुआ है। अगर 3 गेंदों पर 1 लिखा हुआ है, 6 गेंदों पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 6 गेंदों पर अगर 3 लिखा हुआ है, तो जो 2 लिखा हुआ है कितने पे लिखा होगा, 15 टोटल है, 15 टोटल है अगर, तो 6 और 3 9 हो गई, बची कितनी 9 गेंद, 15 में से 9 गई तो बची कितनी दोस्तों 6 गेंद, यही तो हो गया। 15 गेंद थी, उनमें से 9 गेंद गई, तो कितनी बची 6 गेंद, तो 6 गेंद है ना दोस्तों, उस पर 2 लिखा हुआ है, और हमसे यही तो बोला है 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा हुआ है, यही तो बोला है। तो 6 गेंद ऐसी हैं जिन पर दोस्तों कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है, ये तो होगी रेड वाला मामला, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लैक वाले की। इसी प्रकार काली गेंद, पहली बात तो लिख देता हूँ काली गेंद, अलग क्वेश्चन वो ले लेता हूँ मैं, पेन अलग लेता हूँ। 20 गेंद थी काली टोटल, ये तो आपको लिख लिया मैंने, ठीक है। अब क्या कहा है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार काली गेंद का 45% पर 2 लिखा हुआ है, तो 20 का 45% अगर निकालेंगे दोस्तों, तो आएगा 9, 9 पर तो 2 लिखा हुआ है, अगली क्या दे रखा है, और 2 लिखा हुआ है, 30% पर 3 लिखा हुआ है, तो 20 का 30% निकालेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 6, इस पर कितना लिखा है 3 लिखा हुआ है। अगर 9 पे 2 लिखा हुआ है, 6 पर 3 लिखा हुआ है, तो बची क्या है, 5 गेंद बची है ना, 9 और 6 15, बची क्या 5 गेंद, तो 5 गेंदों पर दोस्तों ब्लैकों पर 1 लिखा हुआ है, ये चीज़ तो आपको कन्फर्म हो गई। अगर 20 में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो बची 5 पे 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है यदि गेंद लाल और उस पर 3 लिखा हुआ है, गेंद जो लाल है जिस पे 3 लिखा हुआ है ये वाली, ठीक है, और अथवा गेंद काली जिस पर 1 या 2 लिखा हुआ है, गेंद काली है जिस पर 1 या 2 लिखा हुआ है, 1 या 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो बालक जीत की प्रायिकता क्या होगी, बालक ने जीत दिया ना, उसका प्रायिकता क्या होगी। देखो दोस्तों ऐसे लिखते हैं हम, अविष्ट पुष्टि। हमसे पूछा है
यदि गेंद लाल है और 3 संख्या है, 3 संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब गेंद लाल थी, इस पर 3 लिखी हुई, तो इसका मतलब 6 अपॉन टोटल कितनी है 35 प्लस। अगला क्या दे रखा है, यदि गेंद काली है उस पर 1 और 2 संख्या लिखी हुई है। एक पर लिखी है तो भाई 5, एक वाली तो 5 होगी, 5/35, और 2 वाली कितनी होगी दोस्तों 9, तो 9/35 हमने किया, ये 35 नीचे आ गया, ये जोड़ा 6 और 5 11, 11 9 20, ये हमने काटा तो ये होगा 4, ये 5 से काटा 4/7, तो उस बालक की जीत की प्रायिकता ना वो हो जाएगी 4/7। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों बी। तो दोस्तों कुछ नहीं था, हमको जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने वही अप्लाइड किया। देखो क्वेश्चन में दे रखा रेड गेंदों की टोटल दे रखा, ब्लैक को दे रखा था, टोटल कर लिया हमने 35। फिर बोला रेड गेंद की 3 लिखा हुआ था वो 20% थी, 6 लिखा हुआ वो 40% थी, तो बची गेंद कौन सी है जिस पर 2 लिखा हुआ 6 गेंद है। इसी प्रकार हमने ब्लैक का लिखा, और हमसे फिर क्वेश्चन में पूछा कि जिस पर 3 लिखा हुआ लाल गेंद है, तो 6 3 लिखा हुआ था अपॉन में 35 क्योंकि टोटल है। इसी प्रकार इसमें लिखा हुआ कि भाई 1 और 2 लिखा हुआ ब्लैक गेंदों में, हमने वो जोड़ दिया, और उसका आंसर आ गया कि वो जीतने की जो प्रायिकता होगी दोस्तों वो 4/7 होगी। जब हमने 20/35 को काटा तो 4/7 होगी। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए भी इसी स्लाइड को रखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं ए और बी वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहे हैं। जैसे ये कोई सर्कल है, ये बात कर रहे हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और प्रारंभ में बी ए से आगे है। प्रारंभ में क्या है, जो बी है दोस्तों वो ए से आगे है, ये हमसे बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर बी 1 से आगे है तो मतलब क्या हुआ, बी यहाँ कहीं है, ए यहाँ है, ठीक है। और उस स्थिति में वृत्त के कोण केंद्र पर 30 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो भाई यहाँ का मतलब केंद्र यहाँ है कहीं, ये बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। जब ए उस बिंदु से पहुंचता है तो प्रारंभिक बिंदु से, यदि प्रारंभ बिंदु से व्यास तक सम्मुख है तो बी से मिलता है, तो ए और बी की चालों का अनुपात, मतलब व्यास कहीं यहाँ होगा, यही तो बात कर रहा है। अब बचा क्या, एक आपको पता है वृत्त का जो कोण होता है टोटल 360 का होता है, तो अगर 30 यहाँ से गया तो बचा कितना, 150 का तो होगा ये, तो ये 150 हो गया। अब कह रहा है यहाँ से जब ये जाता है, ये वाला यहाँ से और ये वाला यहाँ से जा रहा है, तब जाके बात बन रही है। अब हमसे एक चीज़ आपको पता है, हमसे पूछा है यदि एक समान चाल में दौड़ रहे हैं तो ए और बी की चालों का टाइम हमको फिक्स दे रखा है, टी बराबर स्पीड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये दे रखा है। अगर ए और बी का हमको अनुपात निकालना है दोस्तों, अगर टाइम फिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए है वो पूरा 180 निकाल रहा है यहाँ से, ए तो यहाँ से चलेगा ना, एक आप देख लो आप, ए तो यहाँ से चलेगा, बी यहाँ से चल रहा है, तो ए तो यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, तो मतलब ये क्या हुआ दोस्तों, तो ये पहुँच के आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आधा चला, 360 में आधा मतलब 180 चला। अब क्या है, जो बी है वो 30 तो चल चुका पहले, बचा कितना, 180 में से 30 गया तो कितना बचा 150, बस इसका। और हमको ये भी दे रखा है कि टाइम फिक्स है, एक समान है, एक समान चाल, सॉरी चाल फिक्स, चाल दे रखा है, टाइम मतलब चाल समान से दौड़ रहा है। ये काटा हमसे, ये हमने काटा तो ये आया दोस्तों 6:5। अगर चाल फिक्स है तो उसका वो बदलेगा नहीं, ये आंसर है 6:5। 6 अगर ए दौड़ रहा है तो 5 बी दौड़ रहा है, किलोमीटर जो भी दे रखा है, जो भी है एनीवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, अब इसमें भी आपको सर्कल के बारे में जानना जरूरी था। अगर आप सर्कल के बारे में नहीं जानते तो क्वेश्चन को इसको भी नहीं कर पाते आप। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है 41 क्वेश्चन, किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% होने की आवश्यकता थी। भाई वो पास जब होता जब वो 40% अंक ले आता। मान लीजिए 30% अंक मिले तो 30 से या फेल हो गया तो अधिकतम अंक कितने थे। देखो भाई 40% अगर उसको पासिंग मार्क्स है पासिंग मार्क्स है 40% पासिंग मार्क्स है, इसका मतलब क्या हुआ, 30 अंक प्राप्त किए और 30 और ले आया तब भी वो
फेल हो गया, मतलब 30 और ले आया तब वो फेल हो गया, तभी तो पास, सॉरी याद रखा है 30 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से फेल होता है, इसका मतलब 30 अंक और मिलने चाहिए तभी तो पास होता, इसका मतलब क्या हुआ, तब जाके वो पास होगा। यही तो हुआ बात। अगर 60 मार्क्स पे 40% मिल रहा है और हमसे पूछा अधिकतम, तो देखो 60 बराबर 40 अपॉन ये टोटल, अधिकतम मतलब टोटल ही होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अगर 40% ही हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 60 बराबर 40 का मतलब हो जाएगा, जब इसे फ्रैक्शन में लेंगे दोस्तों 40/100 होता है, फ्रैक्शन का मतलब यही तो होता है, हमने काटा ये 2/5। अगर 2 का मतलब 30 है और हमसे पूछा टोटल, तो टोटल यहाँ 5 है, 5 × 30 किया तो ये आ गया 150, तो टोटल अंक है ना अधिकतम वो 150 अंक है, इसका आंसर आ जाएगा सी, टोटल अंक है। फ्रैक्शन आप अगर आप जानते हो 2 का मतलब 60 है, यहाँ पे 2 का मतलब 60 है, तो 3 का मतलब 5 का मतलब टोटल हो जाएगा, 5 × 30 किया हमने तो आ जाएगा 150, तो उसको अधिकतम चाहिए 150 अंक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 क्वेश्चन है। हॉकी खेलने के लिए कितने 99 लड़के, सॉरी 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 19 लड़के आए हैं, उनमें से 11 हॉकी की कमीज पहने हुए हैं, 14 हॉकी की पेंट पहने हुए हैं, एक ही लड़का नहीं है जिसने कमीज या पेंट नहीं पहनी हो, मतलब कुछ ना कुछ तो पहना है, हॉकी की कमीज पहन रखी है या पैंट पहन रखा है। पूरी वर्दी पहनने वालों की संख्या पूछिए भाई, टोटल लड़के कितने हैं, एक चीज तो आप देखो 19 टोटल लड़के हैं। शर्ट कितने पहन रहे हैं, शर्ट 11, पैंट कितने पहन रहे हैं दोस्तों, पैंट 14, तो शर्ट और पैंट पहनने वाले कितने हो जाएंगे, पैंट प्लस शर्ट, सॉरी शर्ट प्लस पैंट पहनने वाले हो जाएंगे 11 + 14 कितने हो गए 25। अगर ये 25 हैं और टोटल लड़के कितने हैं 19, अगर 25 में से 19 चल जाएंगे दोस्तों, तो वो जो लड़के बचे हुए हैं इन दोनों में 6 बचे हुए जो लड़के हैं, इन लोगों ने क्या किया होगा, इनने पैंट और शर्ट दोनों पहन रखी है, मतलब पूरी वर्दी पहन रखी है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया सी। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप पहले भी आपको कराए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप आराम से समझ पाएंगे। आप बड़ा धैर्य से क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर इसकी जो कंडीशन दे रखी है उस क्वेश्चन को आपको बता रखा, मतलब कंडीशन के हिसाब से आपने जमा दिया तो क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा दोस्तों। बस आपको जो कंडीशन दे रखी है उसको पढ़ना है आराम से, ठीक है। नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और उसके पश्चात आने वाले प्रश्नांक को 6 प्रश्न दे रखे हैं। अब देखो आप 6 प्रश्नों को आंसर दे सकते हैं अगर आपने एक कंडीशन बताई उसको हल कर दिया तो। 6 का मतलब है सी सेट में हमको टोटल 27 क्वेश्चन चाहिए, अगर 6 क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो रहे तो आप बहुत आगे दोस्तों, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करके जाइए जितना हो सके ऐसे क्वेश्चनों की। ABCD छात्र है 4, ठीक है, और 4 ही क्या है शहर है, अनिवार्य नहीं किसी क्रम में, ठीक है। वे साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, क्रम नहीं है कि सही यही हो, 4 विभिन्न राज्यों के भी हैं, तो कहने का मतलब है हमको 4 चीज़ जमानी है यहाँ पे, क्या क्या जमानी है, एक तो सिटी जमानी है, एक तो बंदे कितने ABCD ये देखा, फिर हमको बोला है सिटी के बारे में, फिर हमको बोला है कॉलेज के बारे में, फिर हमको बोला है दोस्तों राज्य के बारे में। ये हमने ऐसे टेबल बना ली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को टेबल बना के कॉल करेंगे दोस्तों, और 6 क्वेश्चन है आराम से करने, कोई जल्दी नहीं है इसमें, ठीक है। ये बना दिया हमने टेबल, और क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से करना है। डी जो है वो असम में पढ़ रहा है, अब डी के बारे में क्या दे रखा है दोस्तों, डी कोई है राज्य दे रखा है भाई, वो असम में पढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है। आर्ट्स कॉलेज शहर एस में और राजस्थान में, अब आर्ट्स कॉलेज के बारे में दे रखा है, यहाँ आपको लिख लेना है अलग से कि भाई शहर एस है, पहली चीज़ तो क्या रखी है, शहर तो एस है, कॉलेज किसका है आर्ट्स का है और वो राजस्थान में, ये हमको लिख लेनी है अभी, ठीक है, बाद में काम आएगी। अगला क्या दे रखा है दोस्तों, ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, ए जो है क्या पढ़ रहा है दोस्तों, ए जो है ये कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, ये हमको दे रखा है ए के बारे में, ठीक है। बी शहर क्यू में पढ़ रहा है,
अब बी जो है शहर क्यू में पड़ रहा है, ठीक है। साइंस कॉलेज केरल में स्थित है। अब साइंस कॉलेज के बारे में दे रखा है कि साइंस कॉलेज जो है केरल में स्थित है, ये चीज दे रखी है। अब दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, सी के बारे में हमको, अब इनमें देखो आप चारों में से 3 के बारे में तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है, सी के बारे में नहीं लिखा। तो सी का मतलब क्या हुआ कि सी का वो जो बंदा है वो एस शहर में पढ़ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एस शहर में पढ़ रहा है, आर्ट्स उसकी कॉलेज है और वो राजस्थान का है। सी के बारे में हमने इतना लिख दिया। क्यों लिख दिया सी के बारे में इतना? क्योंकि तीनों चीज़ इसमें फुलफिल हो रही है कि एस कॉलेज आर्ट्स में और वो राजस्थान में पढ़ रहा है। सी के बारे में ये लिख दिया। अब दोस्तों बचा क्या? केरल का जो बंदा है वो साइंस पढ़ रहा है। अब देखो आप यहाँ पे एक तो कॉलेज बच रही है और एक वो बच रहा है राज्य बच रहा है, एक या राज्य बच रहा है। यहाँ पे एक कॉलेज और राज्य के बारे में बचा है। तो क्यू है जो दोस्तों वो साइंस पढ़ रहा है और कौन से राज्य में हो? केरल राज्य में, ये बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों डी के बारे में। अब अगर कॉलेज कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, तो बची क्या है? इंजीनियरिंग तो बची। अब यहाँ ये फिक्स नहीं हो रहा कि पी और आर के बारे में फिक्स नहीं हो रहा दोस्तों सिटी के बारे में। और कॉमर्स के बारे में एक चीज होगी, तो बचा कौन सा शहर है दोस्तों? तो गुजरात बचा है, तो ये तो हो गई। अब पी और आर के बीच में नहीं हो रहा, तो पी और आर यहाँ ऑब्लिक ले लेंगे और पी और आर यहाँ ऑब्लिक ले लेंगे, बस जम गया। आपको टेबल जमाना आ जाए बस, और टेबल आपने बना ली, क्वेश्चन आप आराम से हो जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप खुद से पूछो, कैसा भी क्वेश्चन पूछो आपसे, आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि ए पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है भाई? तो ए के बारे में देखो, ए गुजरात में पढ़ रहा है, शहर के बारे में पूछा है, गुजरात। बी आंसर है 43 का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? साइंस कॉलेज स्थित है, साइंस कॉलेज स्थित है, हमसे पूछा शहर क्यू में स्थित है, इसका एक आंसर हो गया। अगला पूछ रहा है सी पढ़ रहा है, सी देखो आप, सी पढ़ रहा है साइंस कॉलेज में, गुजरात में, शहर क्यू में। सी के बारे में रखा है, ये पढ़ रहा है सी दोस्तों, सी जो है ये पढ़ रहा है दोस्तों, सी के बारे में देखो आप, राजस्थान पढ़ रहा है, सी के बारे में दे रखा है राजस्थान पढ़ रहा है, इसका बी आंसर हो गया, राजस्थान कॉलेज में पढ़ रहा है सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? डी शहर एस में नहीं पढ़ रहा है, डी के बारे में दे रखा है शहर एस में नहीं पढ़ रहा है, तो डी के बारे में देखते हैं, डी शहर एस में नहीं पढ़ रहा है, ये बात तो सही है भाई, एस शहर में नहीं पढ़ रहा, पी और आर में से कोई से पढ़ रहा होगा, हाँ ये बात तो अभी भी सही है, ये बात तो सही है, ये आंसर भी है इसका। लेकिन आगे देख लेते हैं, ए साइंस शहर में पढ़ रहा है, ए के बारे में देखो साइंस शहर में, भाई साइंस शहर तो बी पढ़ रहा है साइंस शहर में, तो ये बात गलत। एक केरल में पढ़ रहा है, एक केरल नहीं गुजरात में पढ़ रहा है, गलत। इंडियन कॉलेज गुजरात में, इंडियन कॉलेज गुजरात में नहीं दोस्तों, असम में, गलत। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा ए। इंडियन कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है। इंजीनियर कॉलेज के बारे में बोला है कि कौन सा कथन सही है दोस्तों? सी वहां पढ़ रहा है, सी वहां पढ़ रहा है, सी देखो, डी पढ़ रहा है इंजीनियर कॉलेज में, गलत। बी वहां पढ़ रहा है, बी देखो, बी साइंस पढ़ रहा है, गलत। यह गुजरात में स्थित है, ये भी गलत। डी पढ़ रहा है, हाँ इंडियन कॉलेज वाला डी है वो पढ़ रहा है, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो इंजीनियर कॉलेज असम में स्थित है, देखते हैं इंजीनियर कॉलेज, और डी पढ़ रहा है वहाँ और इंजीनियर कॉलेज स्थित है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, आंसर तो उसका यही होगा। लेकिन आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, शहर क्यू असम में पढ़ रहा है, शहर क्यू देखते हैं भाई, शहर क्यू असम नहीं केरल में पढ़ रहा है, गलत। सी केरल में पढ़ रहा है, सी के बारे में देखते हैं, केरल नहीं राजस्थान, गलत। बी गुजरात में पढ़ रहा है, गुजरात तो भाई पी और आर में से पढ़ रहा है, बी में से नहीं, ए में से पढ़ रहा है, बी में से नहीं दोस्तों, ये गलत। इसका आंसर आ जाएगा सी, ए आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अगर आपको टेबल बनाना आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते आपको टेबल बनाना आना चाहिए और आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो आप देख लो, आप 6 क्वेश्चन 43 से लेके आपने यहाँ देखा होगा 48 तक 6 क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते थे। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर ने क्वेश्चन को जमा दिया तो आपके 6 क्वेश्चन सही हो सकते थे। बस ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा
सी सेट के जो प्रीवियस ईयर 2015 से और 2022 तक जितने भी पेपर हैं, 7-8 पेपर, इनको आप सॉल्यूशन कीजिए इनका। आप और हम आपको करवा ही रहे हैं दोस्तों। जैसे आपने ये वीडियो देखी, तुरंत करिए क्वेश्चनों को। अगर फिर समझ में नहीं आए तो फिर पूछिए, ताकि हम कंटिन्यूटी बनी रहेगी। दोस्तों आप क्या करते हैं कि जैसे वीडियो देख लिया आपने, कर लिया, हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, आपको खुद को भी अप्लाई करना है क्वेश्चन का, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आज अच्छे समझ में आए होंगे, और इस सीरीज को हम आगे भी जा रहेंगे दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस मुहिम का एक हिस्सा बने और उनको भी एक फ़ायदा हो। अगर हम 10 लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से, तो हम बहुत अच्छी बात मानते हैं दोस्तों, क्योंकि सी सेट में आजकल फेल होने की जो तादाद है दोस्तों, ये बढ़ती जा रही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी दिन है, 30 से 35 दिन है, इनमें आप सी सेट पर भी ध्यान रखिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए।